वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज अपना टॉपिक है साउंड वेव में बीट्स, ठीक है ना। क्या टॉपिक है? बीट्स। तो पहले तो जो चीज़ें लिखी गई है पहले उसे पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है, फिर तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। बोला कि व्हेन टू साउंड वेव विच हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, पहला कंडीशन आ गया। देखो जो मेन चीज़ मैं उसको लिख देगा, विच हैव टू इक्वल, दो तो साउंड वेव होना चाहिए। पहली बात तो ये कौन सी वेव? साउंड वेव। यानी कि जो बीट्स की फिनोमेना होने वाली है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होगी, आपके ट्रांसवर्सल में नहीं होगी। तो व्हेन टू साउंड वेव, हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग बच्चों। विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, आपके दोनों साउंड वेव है तो उसके मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल। एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये बहुत अलग चीज़ कर गया है, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा था कहानी, चाहे फिर से जाके ये बहुत चीज़ें क्या है ना बच्चों, वेब में तुम चाहे ट्रेवलिंग में पढ़ रहे हो, चाहे तुम साउंड में पढ़ रहे हो, चाहे अभी तुम पढ़ोगे वे ऑप्टिक्स, बहुत चीज़ें कॉमन है। इंटरफेरेंस इतनी बार आ रहा है, इतनी बार आया, क्या बताया जाए। तुम देख लो जाके, इसके पहले भी इंटेंसिटी कई बार पढ़े हो। स्टैंडिंग वेव में भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, बस उसमें अपवर्ड डायरेक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। साउंड वेव में भी वही पढ़ रहे हो। तो बहुत चीज़ें क्या है आपकी कॉमन है, बहुत चीज़ें क्या आपकी कॉमन है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, तो बेसिकली क्या तुम्हें करना है कि एकदम पीछे के टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तभी आपको कंपैरिजन कर पाओगे कि इसमें क्या डिफरेंट स्लाइटली ये क्या चीज़ें कह रही है, ठीक है ना। तो क्या बोला कि टू साउंड वेव विच हैव इक्वल एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एकदम मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जब भी बिट्स की बात आएगी तो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात, जिस बात को मैं बार बार फोकस करूँ, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें? फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है आपकी? बराबर नहीं रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अगर मैं ओमेगा के वन टर्म में बात करना चाहता हूँ, ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, दैट मीन्स F1 नॉट इक्वल टू F2। तो बोला ऐसे टू साउंड वेव विच हैव इक्वल एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रेवल्स हाँ। तो बच्चों हम लोग कहाँ थे? थोड़ी सी आवाज आ रही थी बाहर, इसलिए पॉज करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कहीं बीच में थे कि आपके ऐसे दो साउंड वेव होनी चाहिए, उसका इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं, इट्स ओके, पर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ट्रेवलिंग इन मीडियम, देन इंटेंसिटी एट पॉइंट वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टाइम वाला। क्या बोला है कि इंटेंसिटी जो होगी आपकी वेरी करेगी, टाइम के साथ करेगी। याद करना जितनी भी बात है हम लोगों ने बात की इंटरफेरेंस में, चाहे वो इंटरफेरेंस हम लोग ट्रेवलिंग वेव का देख रहे थे, दैट मीन्स ट्रेवलिंग वेव को मैंने कैसे पढ़ा है? वेव ऑन स्ट्रिंग करके पढ़ाया है। चाहे इंटरफेरेंस वेव ऑन स्ट्रिंग पे हो रहा है, चाहे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव का हो रहा था, तो इंटरफेरेंस हमने जो पढ़ा था वहां पे एम्पलीट्यूड हमने क्या लिया था, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या लिया था हमने? सेम लिया था। मैंने बोला था कि दोनों आइडेंटिकल टाइप के सोर्सेज हैं, मतलब क्या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, यही कुछ सिखाया था मैंने। S1 S2 यहाँ पॉइंट पी लोगे तो मैंने बोला था इसका जब अपन इक्वेशन लिख रहे थे तो y1 इक्वेशन लिख रहे थे A1 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस में K1 इंटू एक्स या K इंटू एक्स ऐसे लिख रहे थे, और y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस में K इंटू ये x1 ये x2 है ना। अगर ये x1 चलता है x2 चलता है, तो मैंने क्या बोला था कि ये दोनों क्या आपके कोहेरेंट सोर्स है या इसे आइडेंटिकल सोर्स है, तो आपकी ओमेगा क्या होगी? सेम। एम्पलीट्यूड भले ही डिफरेंट हो सकता है, अगर आप इक्वल लेना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट लेना चाहो तब भी कोई दिक्कत है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसी इंटरफेरेंस से ही आपका क्या बनता है? स्टैंडिंग वेव में, स्टैंडिंग वेव क्या होता है? इंटरफेरेंस के स्पेशल केस होता है, उसमें क्या बोलता है? इक्वल एम्पलीट्यूड आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। ये सारी कंडीशन याद रखो कि कब क्या क्या चीजें बनती है। पर इंटरफेरेंस में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि आपके एम्पलीट्यूड के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपको इक्वल रखना तो करो चाहे मत करो, पर फ्रीक्वेंसी आपको रखनी सेम, ये बोलता है। तो हमने जब आपको बताओ ये जो फाइनली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के बताया था y = m + v2, तो हमें मिला था 2a cos kx। हमें क्या मिला था? मतलब एक हमें एक मिल ही रहा था ऐसा कि जो कि वो ऑलरेडी ट्रेवलिंग वेव है ना। उसमें क्या था कि हमने देखा था एम्पलीट्यूड रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 रूट a1 a2 cos phi आ रहा था, और i = i1 + i2 2 रूट i1 i2 cos phi आ रहा था, और वहां से निकालता कि डेल्टा x = n × लैम्डा और डेल्टा x = 2n + 1 × λ/2। यानी कि हमें इंटरफेरेंस जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी लैम्डा के मल्टीपल मिल रही थी। लैम्डा का मल्टीपल क्या हुआ कि मतलब लैम्डा में मिले आपका 2 लैम्डा मिले 3 लैम्डा मिले, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, ठीक है ना। वहां पे मेरे कहने का मतलब ये है, सारी बस जो चीजें बता रहा हूं आपको याद होगी तभी समझ में आएगी, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, वहां पे इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा था, पर वो हो रहा था एक्स के साथ, या बोले स्पेस के साथ हो रहा था। किसके साथ हो रहा था? इंटेंसिटी वहां पे एक्स के साथ हो रहा था। पर यहां पे क्या बोल रहा है कि वेरीज, यहां पे जो इंटेंसिटी, ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटेंसिटी एट पॉइंट वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। बोल रहा है कि यहां पे जो बच्चों इंटेंसिटी होगी वो आपकी वेरी करेगी, टाइम के साथ करेगी, तब हम बोलेंगे इस फिनोमेना को बोलेंगे बीट्स बोलेंगे। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए, देखो बीट्स और इंटरफेरेंस से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बार बार इंटरफेरेंस को ला के कंपेरिजन करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इंटरफेरेंस क्या बच्चों, वो भी एक फिनोमेना है, पर वो कैसी फिनोमेना है? वो ऐसी फिनोमेना है जहां पे इंटेंसिटी जो है टाइम की, वहां पे टाइम की तो बात ही नहीं हुई थी, तुम पूरे जाकर उठा के देखना इंटरफेरेंस, कहीं टाइम की बात ही नहीं हुई थी। टाइम की बात होगी, यहीं पे बात हो रही है कि यहां पे इंटेंसिटी जो है वेरी करेगा आपके टाइम के साथ, वहां पे इंटेंसिटी जो हो रही थी आपकी वेरी कर रही थी स्पेस के साथ या डिस्टेंस के साथ कर रही थी आपकी बात, है ना। तभी तो आप लिख रहे थे पार्ट डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। लैम्डा इज व्हाट? डिस्टेंस ही तो है ना, है ना। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? जब लैम्डा का n इंटू लैम्डा आ जाए, यानी कि लैम्डा हो जाए 2 लैम्डा हो जाए 3 लैम्डा हो जाए। आपकी मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? आपकी जब 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 4 हो, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4, यानी कि लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। ये सारे क्या है? ये बता रहे कि किसी पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम में, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम है, जिस पॉइंट पे किन पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो लैम्डा का मल्टीपल होगा, और जिस पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो लैम्डा बाई 4 का ऑड मल्टीपल होगा। दैट मींस वहां से ये बातें लिखी नहीं है, पर आपको समझना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है आपकी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, या स्पेस बोलो, यानी कि एक्स वाई जेड के साथ डिपेंड कर रही है। अगर एक्स एक डायमेंशन पढ़ो तो एक्स बोलोगे, या वाई बोलोगे, या जेड बोलोगे, है ना। तो हम लोग एक्स का हमें एक डायमेंशन पढ़े थे, एक्स के एक्सिस को। पर यहां पे क्या है? यहां पे जो इंटेंसिटी बच्चों वो वेरी करे, टाइम के साथ वेरी करेगी। मतलब टाइम के साथ आपने क्या समझा कि एक ही पॉइंट पे आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा था, यहाँ पे इंटेंसिटी का लैम्डा का मल्टीपल है, ठीक है ना। मान लो ये लैम्डा पे, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। यहाँ पे लैम्डा बाई 2 होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। पर ये क्या, ये फिक्स है यहाँ पे। लेकिन बिट्स में क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे वो टाइम के साथ इंटेंसिटी वेरी कर रही है, वो पीरियोडिकली, वो भी यानी कि फिक्स है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल होगा कि हाँ 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद उसकी इंटेंसिटी उसी एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होती रहेगी, ठीक है ना। ये बात है। तो अभी मैंने एक, अगर मैं तुमसे इसमें क्वेश्चन अराइज करके अगर मैं क्लियर करना चाहूँ बिट्स के डेफिनेशन को, तो मैं ये बोलूँ कि बिट्स की क्या कंडीशन है डेवलप होने की, तो तुम लोग ये बोलोगे कि सर ऐसा है कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी कभी भी इक्वल नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी तब तो आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ही तो है जो कि आपको अलग करिए इंटरफेरेंस से, या इंटरफेरेंस का बोल सकते हैं कि स्पेशल केस भी बोल सकते हैं बिट्स, ठीक है ना। अगर मान लो कि ω1 = ω2 कर दो तो ये तो इंटरफेरेंस बन जाएगा ना, क्योंकि इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो वहाँ पे। तो अगर मेन, अगर आप क्राइटेरिया बोलो तो वो मेन क्राइटेरिया है कि अगर आप ऐसे दो वेव ले रहे हो जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइडली डिफरेंट है, तो वो आपकी जो है उसकी वजह से आपकी बिट्स क्रिएट होंगे, और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, इंटरफेरेंस का क्या है? एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोलता है। एम्पलीट्यूड आपको सेम रखना है तो रखो, नहीं रखना है नहीं रखो, तभी भी कोई दिक्कत नहीं। पर वहां पे इंटेंसिटी आपको फ्रीक्वेंसी क्या रहनी पड़ेगी? सेम रखनी पड़ेगी। तो ये तो सवाल ये हो गया कि कैसे मेरी आपकी इंटरफेरेंस बोले या बीट्स कैसे डेवलप होगा, क्या कंडीशन है, दोनों में क्या क्या क्राइटेरिया, ये बात हो गई। फिर से एक बार, बिट्स कब डेवलप होगा? जब आप ऐसे दो वेव ले रहे हो जिसकी दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बराबर नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तब आपकी क्या होगा? बिट्स क्रिएट होगा। इंटरफेरेंस कब क्रिएट होगा? जब आप फ्रीक्वेंसी सेम रखो, उस एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव कब जनरेट होगी? एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और साथ ही साथ का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। तीनों को मैंने फोकस किया बच्चों, आप खुद लिख के समझ, दोनों में क्या, तीनों में क्या करो? डिफरेंशिएट क्रिएट करना चालू करो, क्योंकि यही तीनों चीजें जहां पे लोग उलझते रहते हैं, लगता है कि सारी चीजें सेम है, हो क्या रहा है पूरे वेव में, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी माइनर चीजें हैं और लगभग चीजें सभी कुछ सेम चल रही है। इट्स ओके। अब तो हमें समझ में आ गया कि बिट्स कब डेवलप होगी, इंटरफेरेंस कब डेवलप होगा, और क्या मैंने बताया आपको स्टैंडिंग वेव कब जनरेट होगी। इतनी बातें बता दी मैंने। ये सारी बातें उन्हीं को समझ में आया होगी जिनका पिछला टॉपिक क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो जाकर उसे क्लियर करो। अब सवाल ये है कि बिट्स की फिनोमेना में क्या होता है? बिट्स की फिनोमेना में क्या होता है? बिट्स की फिनोमेना में क्या होता है कि इंटरफेरेंस क्या है, किसी पॉइंट पे जो है टाइम के साथ चेंज होता है, यानी कि टाइम के साथ क्या होगा? आपकी इंटेंसिटी चेंज होगी, है ना।
कि अभी मैं देखूं 1 सेकंड पे तो कुछ अलग इंटेंसिटी होगी उसी पॉइंट पे, अगले सेकंड पे कुछ अलग इंटेंसिटी होगी, अगले सेकंड पे कुछ अलग इंटेंसिटी होगी। लेकिन इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होगा। इंटरफेरेंस में क्या होगा, एक पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है तो मैक्सिमा होगा, मिनिमा है तो मिनिमा होगा, या इसके बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी हर एक पॉइंट पे। तो ये बात होगी बच्चों, क्या आपकी बात होगी किसकी, बीट्स की डेफिनेशन की। तो बीट्स की अगर डेफिनेशन बोले अपनी भाषा में बिल्कुल ही सिंपल है, तो हम लोग बोले सर ऐसा है कि बीट्स एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें क्या है कि इंटेंसिटी है पीरियडिकली टाइम के साथ क्या करती है, वेरी करती है, और कंडीशन ये है डेवलप होने की कि इक्वल एम्पलीट्यूड हो और फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट हो। ये आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना है। आप तो ये इट्स ओके अगर मैंने लिखवा दिया है इट्स ओके, पर आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, अपनी ही भाषा में बिल्कुल जो आप सिंपली एज सिंपल एज तुम याद रख सकते हो वही बेहतर होगा, ठीक है ना, और वही लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाली है। एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे जो कि बार बार वही यूज करेंगे, बिट्स फ्रीक्वेंसी बच्चों, ठीक है ना। बिट्स फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, अभी हम लोग ये आगे और जाके क्लियर करेंगे बिट्स फ्रीक्वेंसी को। बोला बिट्स फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व इन 1 सेकेंड इज नोन एज बिट्स फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी बन रही है, मान लो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 10 बनी तो बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 होगी। या मिनिमम इंटेंसिटी भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी 1 सेकंड में जितनी ऑब्जर्व की जाएगी, बस में मान लो कि इस वाले पॉइंट पे मैंने क्या देखा कि 1 सेकंड में यहाँ पे 10 आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही है, तो मेरी बिट्स फ्रीक्वेंसी 10 होगी। मिनिमम इंटेंसिटी अगर 10 है तो या तो मैक्सिमम देख लो या तो मिनिमम देख लो, तो आपकी बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 होगी। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड, यानी कि इंटेंसिटी का वेरिएशन या नंबर ऑफ टाइम कितना 1 सेकंड में कितनी इंटेंसिटी वेरी कर रही है, बिट्स फ्रीक्वेंसी होगा। और नॉर्मल हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते थे, हम लोग क्या बोलते थे 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन होता था, तो ऑसिलेशन की जगह क्या करो, रिप्लेस कर दो, इंटेंसिटी रिप्लेस कर दो। मैक्सिमम और मिनिमम कोई एक ही लेना है, दोनों एक साथ नहीं लेना है। तो ये बात क्लियर होगी बच्चों, तुम्हें बिट्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि बिट्स क्या होता है, कब डेवलप होता है, बिट्स के फिनोमेना में होता क्या है, इंटरफेरेंस के फिनोमेना में होता क्या है। फिर से एक बार, इंटरफेरेंस के फिनोमेना में वहां पे भी इंटेंसिटी वेरी करेगी और बिट्स की भी फिनोमेना में भी इंटेंसिटी वेरी करेगी। पर सवाल ये है बिट्स की फ्रीक्वेंसी में, बिट्स के केस में इंटेंसिटी जो वेरी करेगी वो टाइम के साथ करेगी, लेकिन वही अगर देखा जाए इंटरफेरेंस के केस में तो वहां पे जो इंटेंसिटी वेरी करेगी वो स्पेस के साथ करेगी या किसी पॉइंट के साथ करेगी या डिस्टेंस के साथ करेगी, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई, ओके। अगर बात ये क्लियर हो गई तो एक बार तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली कर लेते हैं। मैथमेटिकल कि हम लोग मान लें कि यहाँ से कोई एक वेव है, एक यहाँ से वेव है, और यहाँ से करके अपन देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलो उसको मैं करवाता हूँ आगे, यहाँ तक आप लोग क्या करो, नोट कर लो। चलो ध्यान दो आगे। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 2 साउंड वेव ले लिया, जहां पे y1 है मेरा a sin ओमेगा 1 इंटू टी माइनस में k इंटू एक्स, और y2 क्या है a sin ओमेगा इंटू टी 2 माइनस में k इंटू एक्स। चलो जो कंडीशन था वो देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड मेरा सेम है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में स्लाइटली डिफरेंट है, और मैंने ये जूम किया कि ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, माइनस माइनस दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, के और के। अब सवाल तुमसे मेरा, देखते हैं तुम्हें कितना वेव समझ में आया, क्या दोनों का के सेम होगा क्या अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो? क्या तुम लोग बता सकते हो? पहले आंसर निकाल फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं, के इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन वी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ वेव, ये होता है अपना। सेम मीडियम है, मीडियम तो डिफरेंट होने वाले, इसको तो बात अपन करने वाले। जब तक मीडियम डिफरेंट नहीं होगा अपन, अगर अपन मीडियम के बारे में डिस्कस नहीं करें, दैट मीन्स मीडियम सेम है। जब मीडियम डिफरेंट होगा तो अपन बात कर देंगे उसकी, यानी कि मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो स्पीड क्या होगी, दोनों में सेम होगी, दैट मीन्स ये तो कांस्टेंट होगी, यानी कि पूरी जो के डिपेंड करेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो के क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे के क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे k1 है तो यहाँ पे k2 बनेगा, ठीक है, इतनी बात है। अब मैंने क्या बोला कि ओमेगा 1 क्या आपका ग्रेटर देन ओमेगा 2 से। अब क्या करते हैं कि हम जब ये दोनों क्या हो रही है, ये आपकी सिंगल ऐसे चल रही थी, ये आपकी सिंगल ऐसे चल रही थी, जब ये क्या हुआ, दोनों मिली किसी एक पॉइंट पे, तभी तो होगा ना आपका। जब दोनों आपकी एक पॉइंट पे मिली, जब दोनों क्या एक पॉइंट मिली, जैसे मान लो अलग अलग तुमको करके दिखा दूं। पहले वाली वेव क्या है, पहले वाली वेव क्या है, ये बता रही है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है ना। तो चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, ज्यादा। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे अपन कर लेते हैं कि ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2। ओमेगा 2 ज्यादा होने का मतलब क्या है, F2 का क्या है, ग्रेटर देन F1, यानी कि जो F1 इज लेस फ्रीक्वेंसी है, F2 क्या है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अगर बाय डायग्राम अपन तुमको ड्रा करने के दिखाएं तो तुमको ये ऐसे थोड़ा रुक जाओ, अच्छे से कर लेते हैं।
ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये तो पहले वाले क्यों बता रहा है, ये जो आपका है ऊपर वाला जो है आपका, अगर मैं मानता हूं कि ये तुम्हारा y और x के साथ वेरिएशन है ना, y और x के साथ वेरिएशन है, ये ऊपर वाले को बताएगा। तुम्ही से मेरा सवाल है, कौन सा ऊपर वाले को बताएगा, कौन सा नीचे वाले को बताएगा, कैसे तुम देख के बताओगे? तो तुम देख रहे हो कि अगर एक सेकंड में देखो तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें ज्यादा है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। किसी एक टाइम पीरियड में लो, अगर सेम टाइम पीरियड में देखो तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आपकी कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो कौन हो जाएगा, F2 ग्रेटर हो गया, यानी कि यार F2 वाला है, दैट मींस ओमेगा 2 वाला, ये क्या ओमेगा 1 वाला है। यानी कि ये जो मेरा Y2 वाला है इक्वेशन, और ये वाला मेरा कौन सा है, ये Y1 वाला है ना। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास दो वेव है, एक ये वाली वेव है, एक ये वाली वेव है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यानी कि इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। तो अगर ये कंबाइन करेंगे तो बीट्स होगा, मेरे को पता है क्या होगा, बीट्स होगा, मेरे को पता है। पर इनका कंबाइंड इफेक्ट कैसा बनेगा वो हमें नहीं पता है। वो कैसे पता होगा, अब सवाल ये कि वो कैसे पता होगा, तो हम देखते हैं कैसा हो पता होने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे वो करेंगे पता। तो अगर तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ, अगर कोई भी दो वेव है उसका कंबाइन इफेक्ट देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मेरे को y1 प्लस y2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो क्यों ना थोड़ा सा एक ईजी कर लेते हैं। किसी एक ही पार्टिकल की स्टडी करने की जरूरत करते हैं कि वो पार्टिकल टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, वो पार्टिकल क्या टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि x इक्वल टू 0 तुम पुट कर दो। अगर तुम x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और तुमको यहां से मिल जाएगा y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 इंटू में t, ये हो जाएगा क्योंकि x0 मैंने पुट कर दिया, और y2 हो जाएगा तुम्हारा a साइन ओमेगा t इंटू में t हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया। ठीक है ना, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू t होगा, y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू t इंटू t हो गया। अब तुमको ये जानना है कि दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या होने वाला है। मैंने क्या कि x इक्वल टू 0 करने मतलब कि एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया, क्योंकि एड्रेस बता रहा है। मैं देख रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, मेरे को ये देखना है। चलो तो काम करो, यहाँ पे t कर लो ना, इसको टाइम के साथ, सबको टाइम के साथ कर लो, है ना, सबको टाइम के साथ देख लो। तो अब देख लो क्या कर, मैं एक पार्टिकल की स्टडी कर रहा हूँ टाइम के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल टू में क्या लगाऊंगा, y1 प्लस y2 लगाऊंगा। अगर y इक्वल टू y1 प्लस y2 लगाओगे बच्चों तो तुम देख लो क्या होने वाला है। तो जो तुमको नेट आपकी वे मिलने वाली है, यहाँ से देखो y1 प्लस y2 करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एक क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और बचेगा साइन ओमेगा 1 इंटू में t प्लस में साइन ओमेगा 2 इंटू में t बचेगी, जो तुम्हारा होगा। अब ये तुम मान लो कि c है, साइन c होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, d हो गया। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दो। अगर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाओगे बच्चों तो यहाँ से मिलेगा क्या होता है, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू में कॉस c माइनस d बाई 2, यानी कि 2a हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा आपका साइन में हो जाएगा इन दोनों का समेसन, यानी कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये हो जाएगा ना आपका, ये c है और ये d है, c प्लस d, यानी कि ओमेगा 1 t प्लस ओमेगा 2 इंटू t बाई 2। तो मैंने क्या किया कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 और t बाई क्या करें, कॉमन ले लिया, 2a साइन c प्लस d बाई 2 हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा, cos c माइनस d बाई 2 होगा। तो cos c माइनस d करो या d माइनस c करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि cos माइनस थीटा कुछ तो cos थीटा होता है। तो क्यों ना बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, तो पहले उसको लिख लेते हैं। तो ओमेगा इंटू टी माइनस में ओमेगा 1 टू टी बाई 2 होगा, तो अपन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 बाई में 2 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात मेरी हो गई, इतनी बात मेरी हो गई। अब देखो तुम अगर इस इक्वेशन को तुम देख के थोड़ा सा गौर करो, इसी इक्वेशन से पता चलेगा कि मेरा कैसा होने वाला है। तो अगर तुम इस इक्वेशन को देख रहे हो तो थोड़ा सा गौर करो, तुम्हें ये पता चलेगा कि एक तरफ इसमें क्या है कि जो आपका y है वो क्या है, टाइम का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। लेकिन इंटरफेरेंस में हम लोग देख रहे थे वो क्या हो रहा था, आपका टाइम का फंक्शन नहीं था, इसीलिए क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी जो है आपकी वेरी कर रही है टाइम के साथ, सब कुछ टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, अब इस बात को देखना, ध्यान से तुम लोग देखना इसको। तो तुमको ये दिख रहा हो कि इस टर्म को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, और यहाँ पे देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2, यानी कि एक तरफ तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक तरफ क्या हो रही है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी जो कम हो रही है उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना।
जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों की, अगर मान लो इसकी क्या ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी, इनको जो ऐड करोगे तो तुमको दो तरह का पैटर्न मिलने वाला है। एक तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 करके क्या होगा, बढ़ाने वाले हैं। सपोज करो कि एक तो ओमेगा 1 कितना है, 10 है, ओमेगा 2 क्या 15 है, तो इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ऐड करके हाफ करोगे तो 10 और 15 क्या होगा, 25/2 इनके 12.5, ठीक है ना, 12.5 हो गए। यानी कि फ्रीक्वेंसी कुछ तो क्या होने वाली, ज़्यादा होने वाली है, और फिर क्या होगी, इनका हाफ करो तो 2.5 हो जाएगा, इनका कुछ बहुत कम होने वाली है। तो एक तो बड़ी फ्रीक्वेंसी हम लोग बना लेते हैं। बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको देख लेते हैं। बड़ी फ्रीक्वेंसी से मैंने क्या किया, एक बड़ी फ्रीक्वेंसी के बना दिया है ना। अब तुमको कैसे पता चला बड़ी फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा, या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, ये कैसे तुम्हें पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आपकी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कम, ये कैसे पता चलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। देख लो 1 सेकंड में इसका कितना, मान लो कि कोई फिक्स टाइम इंटरवल है तो इसमें क्या है, 2 ही लूप है, इसमें क्या है 2 ही लूप है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी एफ बोलो या ओमेगा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ओके। अब देखो, एक तो ये तुम्हारा टर्म होगा, यहाँ से क्लियर होगा कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से क्या होगा, मैंने बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी ले लिया, बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी क्या ले लिया मैंने, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 ले लिया है ना, इंटरमीडिएट हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या आपकी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आपकी ज़्यादा है, सॉरी ये वाला ले लिया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1/2 इंटू टी ले लिया, ये फ्रीक्वेंसी कम है। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ऑसिलेशन कम, ये देख लो ऑसिलेशन बहुत ही कम है, तो मैंने क्या ले लिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2 से मैंने कर लिया, यहाँ से मैंने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है कम, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 से पता चला कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अब क्या करूँगा कि एक बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या होगा कि ये मेरा हो गया, ऐसे कुछ करेगा। अब जो बिल्कुल जो ये पैटर्न बना है, सेम पैटर्न आपका यहाँ बनने वाला है, ओके। तो ये होता है बिट्स का एक ग्राफ होता है कि आपका देखो एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम के साथ बहुत ही वेरी कर रहा है, टाइम के साथ देखो कितना तेज वेरी कर रहा है आपका, यहाँ पे बहुत कम है, बढ़ता गया मैक्सिमम, फिर कम फिर कम, सिमिलर पैटर्न फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है बिट्स में आपके ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। बिट्स में क्या होता है आपका ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, ओके। तो तुम क्या करो, एक ही पार्टिकल की स्टडी कर रहे हो, एक पार्टिकल देख रहे हो तुम्हारा क्या हो रहा है, कैसे ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है, एक ही पार्टिकल, क्योंकि x = 0 तुमने फिक्स कर दिया। तो एक ही पार्टिकल देखो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड का हम बहुत कम बढ़ता गया, फिर मैक्सिमम पकड़ा, फिर कम हो गया। लेकिन अगर वही हम लोग देख रहे थे स्टैंडिंग वेव इंटरफेरेंस में, हम लोग देखते थे जो बनता था आपका ऐसे और ऐसे बनता था, तो किसी एक पार्टिकल को क्या हो रहा था, तो या तो मैक्सिमम पे जाएगा या तो मिनिमम पे जाएगा, ठीक है ना, या तो आपका 2 अचीव करेगा मैक्सिमम टू, या तो 0 करेगा। यहाँ पे देखो, और वो क्या होता था कि फिक्स होता था, उसकी पोजीशन फिक्स होती थी। यहाँ पे क्या है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड आपका वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं, कोई नहीं बताया तब भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखो अगर समझ में आएगा तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कुछ लेवल हो जा रहा है, पर मेरे को लगा चलो यार डिस्कस कर देते हैं, अगर कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है तो बेहतर ही बात है, ग्राफ से चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं क्लियर होगा तभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने वाले हैं वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही, वहीं से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि 2a sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2 इंटू टी। यहाँ से क्या तुमने समझा कि अगर एक तुम्हारा वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, ये तुम्हारा ओमेगा 2 है, तो इनका जो है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ऐसा कुछ मिलेगा। और ये एक ही पार्टिकल का, क्योंकि हमने देखा है x = 0 के लिए एक पार्टिकल जो है कैसा आपका एम्पलीट्यूड का वेरिएशन कैसे हो रहा है टाइम के साथ, देख रहे हो ना, टाइम के साथ इतना वेरिएशन हो रहा है, ओके। तो ये बात इतनी हो गई। चलो देखते हैं बिट फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली, हम लोग उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरे को मिलेगा क्या बच्चों, y = 2a cos ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1/2 इंटू में t मिल जाएगा, और साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/t इंटू में t मिल जाएगा। एक काम करोगे, तुमसे पूछूं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2 की वैल्यू क्या होने वाली है, तो तुम लोग बोलोगे सर 2 पाई
F2 माइनस में 2 पाई F1/2 होगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा आपका पाई F2 माइनस में F1 मिलेगा। उसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूं ω2 प्लस में ω1/2 क्या होगा तो तुम लोग बोलोगे क्या सर कि पाई इक्वल्स टू F2 प्लस में क्या होगा F1 होगा। इतनी बात है। ये वैल्यू क्या करो तुम वहाँ पे पुट कर दो, तुमको मिलेगा व्हाट y इक्वल्स टू 2a cos ω2 माइनस ω1/2 की वैल्यू कितनी बच्चों पाई इंटू में F2 माइनस F1 है तो पाई हो गया F2 माइनस में F1 हो जाएगा और तुम्हारा क्या होगा साइन पाई F1 प्लस में F2 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है ना, मैंने क्या किया फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर लिया। तो यही मैं तुमको ग्राफ में बता रहा था। चलो अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखना कि एक तरफ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है F1 प्लस F2 हो रही है, बढ़ जा रही है और एक तरफ क्या हो रही है F2 माइनस F1 हो रही है। फिर से एक बार यहाँ से क्लियर कर देना ग्राफ में दिक्कत हो रही होगी। तो देखो एक तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, मान लो कि तुम्हारा क्या बताता है F2 क्या था तुम्हारा ग्रेटर देन है, मान लो वहाँ पर नहीं समझ में आ गया तो F2 क्या तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है तो मान लो कि F2 की फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा है तो F1 की कम है, F1 की कम होगी तो कुछ ऐसे गैप बनेगा। F1 का कम होने का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और F2 का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये क्या आपका F1 है, F2 का ज़्यादा है तो मतलब क्या आपके ऐसे ऐसे बनेगी। अब जो इनका फाइनल मिलेगा तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी और क्या होगी बहुत कम होगी तो आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या होगा कि एक बड़ा से ले लो ऐसे खूब और कम होने का मतलब क्या ये ऐसे से खूब हो जाएगा, ये वेरिएशन हो जाएगा तो ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, ये सिंपल है। जब मान लो वहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया था। ω1 के टर्म में शायद तुमको कन्फ्यूजन हो रहा होगा वहाँ पे। ओके, तो अब क्या होगा तुमको मिल गया y इक्वल टू 2a cos पाई F2 माइनस F1 और क्या था तुम्हारा और सॉरी यहाँ पे ω2 माइनस ω1/2 के वैल्यू मैंने पुट किया तो यहाँ पे t मल्टीप्लाई होगा आपका तो यहाँ पे t हो जाएगा और इंटू में क्या होगा साइन पाई F2 प्लस में F1 या F1 प्लस में F2 कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में क्या होगा t होगा। तो ये तुम्हारा इक्वेशन मिलना फाइनली। ठीक है ना, y इक्वल टू 2a cos पाई F2 माइनस F1 इंटू t इंटू में साइन पाई F2 प्लस में F1 टू t। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू t के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा एम्पलीट्यूड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एम्पलीट्यूड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी। ये ओमेगा इंटू टी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओमेगा इक्विवेलेंट इंटू टी बोल लो क्योंकि ये टर्म कहीं ना कहीं यही टर्म है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया उससे कंपेयर कर दिया तो मेरे को यहाँ से पता चल गया कि जो एम्पलीट्यूड है, जो नेट एम्पलीट्यूड है आपका ये है। तो नेट एम्पलीट्यूड यहाँ से तुमको क्या पता चला, वो पता चल गया क्या आपका 2a cos पाई F2 माइनस में F1 इंटू में वॉट टी मिल गया। तो ये आपका नेट एम्पलीट्यूड मिल गया कि 2a cos पाई F2 माइनस F1 इंटू टी। ये एम्पलीट्यूड किसका है, जो फाइनल आपका बीट्स वाली जो बनी है, बीट्स वाली वेव, उसका रिजल्टेंट आपका नेट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तुमने क्या देखा कि मैं तुम्हारी फाइनल इक्वेशन यहाँ पर है। फाइनल इक्वेशन में क्या हो रहा है, कुछ पोर्शन में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, अलग अलग थी तो F1 था, एक का एक था F2 का। कुछ पोर्शन में फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है F1 प्लस F2 हो जा रहा है, कुछ पोर्शन में फ्रीक्वेंसी आपकी घट जा रही है F2 माइनस F1 हो जा रहा है। और मैंने क्या किया इसको कंपेयर किया y इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी या 2 पाई F इंटू टी से कंपेयर किया तो मेरे को मिला कि ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, नेट एम्पलीट्यूड क्या है आपका 2a cos पाई F2 माइनस F1 इंटू टी। यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्या है टाइम का फंक्शन है। ठीक है, अब क्या करते हो उसको ध्यान से सुनो। हमें देखना है कि इंटेंसिटी बीट्स फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, पहले तो ये देखते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, ध्यान से देखो अगला स्टेप। तुमको पता है कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। यानी कि अगर तुमको देखना है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो रही है, यानी कि मैक्सिमम कब लेगी, जब एम्पलीट्यूड अपना मैक्सिमम लेगा। ऐसा सिंपल है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मैक्सिमम लेने का मतलब क्या है, वो एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम लेगा तभी तो इसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा। ऐसा सिंपल कहने मतलब ये कि मैक्सिमम आपका इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 2a cos पाई F2 माइनस में F1 टू टी है। यानी कि ये इसका एम्पलीट्यूड का जो नेट एम्पलीट्यूड है उसका वेरिएशन डिपेंड कर रहा है 2a पर नहीं डिपेंड कर रहा है, इस वाले टर्म पर डिपेंड कर रहा है cos पाई F2 माइनस F1 इंटू टी पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि इसको मैक्सिमम होने के लिए cos पाई F2 माइनस F1 इंटू टी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है ना, वो मैक्सिमम कब होगा, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। जब cos की वैल्यू आपकी या तो +1 ले ले तो -1 ले ले। ओके, दैट मीन्स cos पाई F2 माइनस में F1 इंटू में टी क्या होना चाहिए, या तो प्लस ले ले या तो -1 ले ले, +-1 ले ले।
इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस 1 लेने का मतलब क्या होगा कि कॉस पाई वो कब होगा आपका, ये कब होगा आपका प्लस माइनस 1, या तो कॉस पाई बने कॉस 0 बन जाए, कॉस 0 बने कॉस पाई बने कॉस 2 पाई बने, यानी कि लगातार आपका पाई 2 पाई 3 पाई मिलने वाला है। तो अगर मैं लिखूं तो यहाँ से पाई f2 माइनस में f1 इंटू टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो कॉस 0 मान लो कॉस 0 तुम लिया था, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो पाई f2 माइनस f1 टी को लिखा 0 हो जाए, कॉस पाई हो तो यहाँ पे कॉस पाई में कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो पाई f2 माइनस f1 टी को पाई हो सकती है, 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, यानी कि n पाई बेसिकली मतलब हुआ, ठीक है ना। तो पाई इंटू f2 माइनस f1 टी कोस्ट हो जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। एक एक को अगर इक्वल करते हो या ऐसे देख लो तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई इंटू में क्या हो जाएगा f2 माइनस में f1 इंटू टी कोस्ट होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ n पाई, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है ना, कि n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, n को वैल्यू रखो तो पाई मिलेगा, n को वैल्यू 2 रखो तो 2 पाई मिलेगा। अब ध्यान से देखो तो मेरे को टाइम अगर मैं निकालना चाहूँ, टाइम यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा टाइम n अपॉन में f2 माइनस में हो जाएगा f1 हो जाएगा, जहाँ पे f2 इज क्या था आपका ग्रेटर था, है ना, कोई जरूरत नहीं है आपका f1 हो जाएगा, मैंने एज्यूम किया। तो मेरा देख रहा हूँ कि जो टाइम है वो आ गया n अपॉन में f2 माइनस f1। ये टाइम किसके लिए अपन निकालना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के निकालना है। तो अगर तुम n की वैल्यू 0 रखो तो तुम्हें t1 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, n की वैल्यू तुम 2 रखो तो तुमको t2 क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन में क्या मिल जाएगा आपका f2 माइनस f1 मिल जाएगा। अगर n को 1 पुट करें तो t3 पुट करो तो वहां से तुमको t3 पुट करोगे, या n को लेकर तुम 2 पुट करो तो मान लिया t3 आ गया, t3 के n को 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में f2 माइनस f1 आ जाएगा। t4 के लिए क्या हो जाएगा, तो n को ले 3 पुट करो तो 3 अपॉन में f2 माइनस f1 मिल जाएगा। तो t4 के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 अपॉन में क्या हो जाएगा f2 माइनस f1 हो जाएगा। एक काम देखना तुम्हारा, मैंने बोला था कि जो इंटेंसिटी आपकी वेरी करेगी, डेफिनेशन बताया था बिट्स के कि जो आपकी इंटेंसिटी वेरी करेगी वो टाइम के साथ वेरी करेगी, और मैंने वर्ड किया था पीरियोडिकली वेरीज विद टाइम, मतलब क्या है कि फिक्स टाइम इंटरवल होगा। तो ये सारी केसेस पढ़ रहे हैं किसके लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी देखना, एक तो टाइम जब आपको 0 रहा होगा, जब स्टार्ट होगा तब मैक्सिमम रहा होगा, और एक तो तब आपका मैक्सिमम मिल रहा होगा जब टाइम हो जाएगा 1 अपॉन f2 माइनस f1, फिर उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा 2 अपॉन f2 माइनस f1, फिर मिलेगा आपका नेक्स्ट मिलेगा 3 अपॉन f2 माइनस f1। ये आपका क्या है, एक टाइम इंटरवल तुम्हें दिख रहा है, और टाइम इंटरवल मेरा फिक्स रहेगा, तो इनका गैप निकालने की कोशिश करो तो यहाँ पे गैप मिलेगा 1 अपॉन में f2 माइनस f1, यहाँ पे भी गैप मिलेगा कितना 1 अपॉन में f2 माइनस f1, और यहाँ पे भी गैप निकालोगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन में f2 माइनस f1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो हमको एक टाइम मिल जा रहा है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है आपकी बच्चों, किसी पॉइंट पे जो आपकी किसी पॉइंट में इंटेंसिटी तो मैक्सिमम वेरी कर रही है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी को अपन क्या करें पर्टिकुलरली डिस्कस करें, क्योंकि सारे पॉइंट क्या करें हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी देख लेना, ठीक ना। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख लो यहाँ पे केस फर्स्ट करके फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या लिखोगे केस फर्स्ट करके फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ से स्टार्ट करना, केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पर्पस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ से हमें देख के पता चलेगा। तो कॉस की वैल्यू तो या तो प्लस होना माइनस 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे को पता चला टाइम मिल गया, और टाइम तो जो भी मिल रहा था मैंने टाइम इंटरवल देखा, उनके बीच का जो गैप है वो गैप मेरे को फिक्स मिल रहा है 1 अपॉन में f2 माइनस f1, 1 अपॉन में f2 माइनस f1, 1 अपॉन में f2 माइनस f1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो इंटेंसिटी बच्चों को क्या करेगी, पीरियोडिकली क्या कर रही है, टाइम से वेरी कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रहे, और ये टाइम आपका, ये क्या आपका टाइम है, और वो जो टाइम बच्चों वो टाइम आपका 1 अपॉन में f2 माइनस f1 है, ठीक है ना। तो ये एक आप क्या होगा फिक्स टाइम हो गया, कि ये फिक्स टाइम हो गया कि इतने टाइम बाद आपकी मैक्सिमम आपकी इतने टाइम बाद इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होती रहेगी। तो आप क्या देख रहे हो, इंटेंसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, इसलिए ये बीट्स है, और उसमें इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी क्या हो रही थी आपकी टाइम के साथ नहीं वेरी करती, स्पेस के साथ वेरी करती, डिस्टेंस के साथ वेरी करती, इसलिए वहाँ पे डेल्टा एक्स को n लैम्डा 2 ऐसे कुछ आ जाता है, 2n + 1 × λ/2 आ जाता है, ऐसे कुछ आ जाता है। ओके, तो अगर मैं बात बोलूँ कि ये तुम्हारा क्या टाइम बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइम मतलब क्या हो रहा है कि इतने टाइम में क्या हो रहा है आपका f2 माइनस f1, मतलब f2 माइनस f1 टाइम बाद क्या हो रहा है आपका, ये आपको मिल रहा है। तो मैं बोलूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि 1 सेकंड में अगर मैं देखना चाहूँ, ये t टाइम में आपका 1 अपॉन f2 माइनस f1 है, अगर मैं चाहूँ कि 1 सेकंड में देखना चाहता हूँ कितनी आपकी कितनी बार आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी वेरी कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ इंटेंसिटी कितनी वेरी करे 1 सेकंड में, तो ही क्या हो जाएगा बिट फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसको लिख लो तुम लोग। तो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा,
मैक्सिमा करंट बोलने का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है, एज सिंपल है। अगर बोला जाए कि मैक्सिमा मतलब क्या होगा, बस ओनली मैक्सिमा मतलब क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमने यहां से देख लिया कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा, बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा वो कितना रहा था, कोई भी दो कंजुगेटिव मतलब क्या, अब यहाँ पे T1 की जगह T3 मतलब T1 माइनस T3 गैप नहीं, T1 माइनस T2 गैप, T2 माइनस T3 गैप, T3 माइनस T4 गैप, वो आ रहा है आपका 1 अपॉन में F2 माइनस F1। तो ऐसे याद रख लो कि 1 अपॉन में डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1 भी हो सकता है और F1 माइनस F2 भी हो सकता है। तो अब मैं चाहूँ कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन इन 1 सेकेंड, अगर मैं लिखना चाहूँ नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी obtained in 1 second, number of maximum intensity obtained in 1 second equal to F1 minus F2 equal to F1 minus F2 या F2 minus F1, कोई दिक्कत नहीं। number of maximum intensity obtained in 1 second is equal to F2 minus F1 minus F2, therefore bit frequency क्या हो जाएगा आपकी F1 माइनस F2 हो जाएगी, या मॉड में कर लो, मॉड में F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ऐसा कुछ सवाल नहीं रहेगा कि F1 माइनस F2 की बात हो रही है F2 माइनस F1 की बात हो रही है। जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी इसमें छोटी में से घटा दो, क्योंकि हमें तो मॉड मतलब क्या पॉजिटिव चाहिए तुम्हें, तो बिट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बिट फ्रीक्वेंसी तुमको क्या सिखाया था कि 1 सेकंड में कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही है, मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, आपका बिट्स फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा क्या होता है, बिट्स फ्रीक्वेंसी होता है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक प्रकार से टाइम पीरियड हो गया ना। देख लो ये तुम्हारा क्या एक टाइम पीरियड है, इतना टाइम पीरियड इसका, कितना टाइम पीरियड है बच्चों, टाइम पीरियड क्या आपका 1 अपॉन में F2 माइनस F1, ये है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा 1 अपॉन F2 माइनस F1 हो गया, ठीक है ना। तो ये टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, इसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, नेट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इसका उल्टा होने का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा होगा तो F2 माइनस F1 हो गया। तो जो नेट फ्रीक्वेंसी मिली है बच्चों को क्या मिला आपका F2 माइनस F1 मिला, इसीलिए बोला ये नेट फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई F2 माइनस F1। बात समझ आ रही है, ये F2 अलग वेव की फ्रीक्वेंसी, ये F1 की अलग है, यानी कि जो इनकी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी ना, इनकी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी होगी। ध्यान सुनना, जो आपका अलग वेव लिया F1, एक अलग वेव लिया F2, इनकी जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंट होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट ही वो किसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी का मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हो रही है, मतलब कितनी बार चेंज हो रही है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन इन 1 सेकंड इक्वल टू F1 माइनस F2। कंफ्यूज मत होना कि ये कहां से आया है, ये F2 माइनस F1 भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये यहीं से आया है, ये यहाँ से आया है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजुगेटिव, फिर से टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा। ये जो टाइम इंटरवल क्या टाइम पीरियड है ना, देख लो फिक्स टाइम पीरियड है, फिक्स, इसे टाइम पीरियड ही बोलेंगे। तो टाइम पीरियड तुम्हारा कितना आ गया, वो आ गया 1 अपॉन में F2 माइनस F1। ये टाइम पीरियड किसका है, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड किसका है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है कि टाइम पीरियड मतलब क्या है कि एक फिक्स इंटरवल, यानी कि एक फिक्स इंटरवल बाद क्या होगा, देख लो 0 है, वो 1 अपॉन F2 माइनस F1, 1 अपॉन F2 माइनस के बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ले रहा है। तो टाइम पीरियड को उल्टा करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड किसका है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का है। तो ये उल्टा करोगे इसका मतलब क्या 1/T कैपिटल T, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन इन 1 सेकंड, या 1 सेकंड में कितनी बार मेरे में, एक ही सेकंड में, 1 सेकंड में किसी पॉइंट पे कितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, वही क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की। तो ये इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा आपका F2 माइनस F1 बन जाएगा, है ना। तो यही बोला है, इसी को क्या बोला कि ऐसे मैंने नहीं लिखा फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम इंटेंसिटी इक्वल्स टू F2 माइनस F1, ऐसे नहीं लिखा है मैंने, उसका मीनिंग लिख दिया कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी,
ऑप्टेन इन 1 सेकेंड, यही तो फ्रीक्वेंसी है, यही तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑप्टेन इन 1 सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू f1 माइनस f2, देयरफॉर बिट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू f1 माइनस f2। तो आई होप बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कुछ तुमको समझ में आया है बिट्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है, इतना डिस्कशन नहीं होना चाहिए, तुमको देखना न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बस तुमको इतना पता है कि मॉड ऑफ f1 माइनस f2 हो गया, खत्म, यही बस इतना ही है। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, दो फ्रीक्वेंसी जो भी आपने अलग अलग वेव लिया है, ठीक है ना, या अलग अलग वेव में तो ये भी हो सकता है, देखो वेव ना दिया होगा तो क्या उसके सोर्स दिए होंगे, उसके सोर्स या तो S1 या तो S2, क्योंकि उसकी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, तो सोर्स दिया रहेगा, दो सोर्स दिया होगा S1 S2, या दो आपका क्या दिया होगा, ऐसे दिया होगा, दो आपका इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप क्रिएट हो सकती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे दे या इसकी फ्रीक्वेंसी दे दे, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगा इन दोनों के बीच में, f1 माइनस f2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, f1 माइनस f2 हो जाएगा। तो एक तो मैंने तुमको ये सिखा दिया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के हिसाब से तुम कैसे बना सकते हो, या तुम चाहो तो मिनिमम इंटेंसिटी के हिसाब से तुम बता सकते हो, मिनिमम इंटेंसिटी के हिसाब से भी बता सकते हो डेफिनेशन, तो तुम्हारा बिट फ्रीक्वेंसी यहीं से क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, ये मैंने ऐसे डेफिनेशन लिखवाया था, तो मिनिमम इंटेंसिटी के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा फिर से मैं तुमको समझा दूं, बिट फ्रीक्वेंसी ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में बहुत लोग डाउट हो जाता है, बिट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, f1 माइनस f2 हो गया, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी का क्या डिफरेंस हो गया, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी, मान लो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, दो वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मान लो तुम, मैंने क्या किया, दो ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, क्योंकि यहाँ से भी क्या हो सकती है, आपकी वेव डेवलप की जा सकती है, तो इसका फ्रीक्वेंसी मान लो f1 है और इसका फ्रीक्वेंसी f2 है, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो तुम्हें क्या मिल जाएगा, बिट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा f1 माइनस f2। अब ध्यान देना तुम्हारा न्यूमेरिकल्स कैसा बनता हो, उसमें क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी दी होगी, एक नहीं दी होगी। तो अब ध्यान से तुम देखना कि मैं बोलूँ कि अगर ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी f1 है, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारे क्या है, f1 है, और ये तो इसका क्या होगा, तो इनमें जो गैप होगा वही तो तुम्हारा होगा, यानी कि तुम्हारा या तो ये f1 प्लस में बिट फ्रीक्वेंसी होगी, या f1 माइनस बिट फ्रीक्वेंसी ये तो होगी, इससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। चलो ऐसे देखते हैं, मान लो कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी मैं बोलूँ कि 10 हर्ट्ज है और उसकी कितनी है, 5 हर्ट्ज है, ठीक है ना, ऐसे कर लो कि इसकी कितनी 2 हर्ट्ज है, ऐसे कर लो 10 हर्ट्ज है, कितना कर लो 8 हर्ट्ज है, तो इनमें बिट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हर्ट्ज का बिट फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है ना। तुमको ये चीज़ क्लियर है, अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क दिया है, इसका 10 हर्ट्ज इसका 8 हर्ट्ज है, तो बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा, बड़ी माइनस छोटी का अगर 2 हर्ट्ज बिट फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना, ये बिट फ्रीक्वेंसी। लेकिन न्यूमेरिकल्स में ऐसे नहीं देगा, बोलेगा कि इसका क्या आपका 10 हर्ट्ज है, तुमको बोल देगा बिट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तब इसका क्या होगा, तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका 12 हर्ट्ज हो जाए या तो 2 हर्ट्ज हो जाए, है ना, दो पॉसिबिलिटी। देख लो कि 10 में से 12 हर्ट्ज घटाओगे तब भी 2 मिलेगा, 10 में से 8 होगा। इस बिट फ्रीक्वेंसी की एक बार तो इसमें जोड़ दो, 10 + 2 करोगे 12 हर्ट्ज बनेगा, या तो 2 घटा दो, तो 10 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 8 हर्ट्ज बनेगा। तो ये इस सेकंड वाले की बिट फ्रीक्वेंसी, अगर मानो ये क्या है आपका ट्यूनिंग फॉर्क ए, ट्यूनिंग फॉर्क बी, ट्यूनिंग फॉर्क ए का क्या है दे रखा आपका फ्रीक्वेंसी 10 देख रखा है, और बिट फ्रीक्वेंसी क्या इनका 2 हर्ट्ज है, तो बी वाले की बिट फ्रीक्वेंसी या तो 10 + 2 हो जाएगा 12, या तो 10 - 2 हो जाएगा, इनके 8 होगा। तुमको प्रूफ करना तो देख लो, तुमको क्या चाहिए, बिट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज चाहिए ना, तो देख लो, या तो अगर 12 हर्ट्ज लोगे बीट का, बी का 12 हर्ट्ज बी लोगे फ्रीक्वेंसी, तो 12 - 10 क्या होगा, 2 हो जाएगा बिट फ्रीक्वेंसी 2, और वही था, ये भी सही है। अगर बी का 8 हर्ट्ज ले रहे हो और एक 8 10 तो फिक्स है, तो 10 - 8 क्या होगा 2, दोनों सही है। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो एक तुमको चीज समझ में आ गया कि कोई भी आपका ट्यूनिंग फॉर्क दिया हो, या ट्यूनिंग फॉर्क मतलब क्या, सोर्स किसी भी तरह का दे रहा है, एक का दे रखा है अगर फ्रीक्वेंसी और तुमको बिट फ्रीक्वेंसी पता है, तो तुम्हारे पास दूसरा वाला इसका दो केस होगा, एक तो तुम f1 प्लस में बिट फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे, एक f1 माइनस बिट फ्रीक्वेंसी घटाओगे। तो बिट फ्रीक्वेंसी एक बार ऐड कर देने के बाद बिट फ्रीक्वेंसी घटा देना। तो ये इतनी बातें होगी, साइड में कहीं नोट कर लेना। तो तुमको तो मैंने सिखा दिया कि जो एम्पलीट्यूड देखा था, एम्पलीट्यूड कितना हमें पता चला था बच्चों, वो हमें पता चला था, आई थिंक कुछ ऐसा था 2a cos पाई f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1 था, उसे देख लेना, ठीक है ना, शायद f2 माइनस f1 ही था, f2 माइनस f1 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्या आ रहा था, एम्पलीट्यूड आ रहा था। तो मैंने क्या किया,
कि मैक्सिमा तो यहाँ से देख के बता दिया। अगर मेरे को चाहिए मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मेरा क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मिनिमम होने का मतलब क्या, कॉस क्या कर ले, अपनी वैल्यू क्या कर ले, 0 कर ले। उस केस में क्या मिल जाएगा आपको, मिनिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी आपको। तो वो वाला केस अपन देख लेते हैं, और बिल्कुल सिमिलर केस है आपका जैसे आपका जिस पढ़े हो। तो चलो उसको मैं लिख ही देता हूँ, अच्छे से तुम लोगों को समझा देता हूँ वो। हाँ तो बच्चों जैसा कि तुमको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड आपकी बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, या नंबर ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड आपके बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रहा है वो तुम काउंट कर लो, तब भी बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और नंबर ऑफ मिनिमम 1 सेकंड में कितनी मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है वो तुम काउंट कर लो, तब भी बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाए। तो मैंने तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तुमको दिखा दिया, मैक्सिमम इंटेंसिटी को मैंने काउंट करके दिखा दिया, वो आ रहा था F2 - F1 या मॉड में F1 - F2 आ रहा था। तो बीट फ्रीक्वेंसी वहाँ से प्रूफ हो गई थी। लेकिन जैसा मैंने कि स्टेटमेंट बोला था कि मिनिमम इंटेंसिटी से भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो चलो उसको देखते हैं। तो केस सेकंड लिख लो, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। हमें पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, यानी कि अगर आपको इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए तो एम्पलीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, जो भी नेट एम्पलीट्यूड उसको भी मिनिमम करना पड़ेगा। तो तुम्हारा नेट एम्पलीट्यूड कितना आया था, 2a cos pi F2 - F1 × t आ रहा था। इसको ये आपका मिनिमम कब होगा बच्चों, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कॉस की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। कॉस की वैल्यू का तुम्हारी मिनिमम हो गई तो पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 0 ले सकती है। 0 लोगे तो पूरा नेट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि cos pi F2 - F1 t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसका 0 कब होता है कॉस, या तो π/2 तभी भी 0, 3π/2, 5π/2, यानी कि π/2 का मल्टीपल मिल जाए तुमको। यानी कि pi F2 - F1 × t = π/2 हो जाएगा, 3π/2, 5/2 ऐसे डॉट डॉट। अब तुम एक को पकड़ो, मान लो इसको पकड़ ले, पाई इंटू F2 - F1 × t = π/2। अगर इक्वल करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा और t मिल जाएगा तुमको 2/F2 - F1। उसी तरह पाई इंटू F2 - F1 × t को बराबर करोगे 3π/2 से तुमको मिल जाएगा t2 को 3/F2 - F1। फिर उसी तरह पाई इंटू F2 - F1 × t को बराबर करो 5/2 से तुमको मिल जाएगा t3 को 4/F2 - F1। ऐसा मिलता जाएगा। यानी कि अगर तुमको t1 पे मिल रहा है एक मिनिमम इंटेंसिटी, तो नेक्स्ट आपको t2 मिलेगा मिनिमम इंटेंसिटी, नेक्स्ट t3 पे भी मिलेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कितने इंटरवल बाद मिलेगा तो मेरे को पता चल जाएगा। इनका डिफरेंस ले लो, तुमको चाहिए कितना इंटरवल बाद, यानी कि t1 के कितने बाद t2 मिलेगा। तो इनका 3/F2 - F1 - 2/F2 - F1 करोगे तो 1/F2 - F1 मिलेगा। उसी तरह 4/F2 - F1 - 3/F2 - F1 करोगे तो 1/F2 - F1 मिलेगा। तो मैंने बोला था कि इंटेंसिटी जो आपकी करेगी बिट्स में क्या होगी, इंटेंसिटी वेरीज करेगी किसके साथ, टाइम के साथ वेरी करेगी। और टाइम के साथ जो वेरी करेगी और पीरियोडिकली वेरी विथ टाइम, एक पीरियड एक फिक्स टाइम इंटरवल होगा। यानी कि टाइम इंटरवल कितना होगा बच्चों, 1/F2 - F1 1/F2 - F1। टाइम इंटरवल इतना है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा है, यानी कि F2 - F1। फ्रीक्वेंसी किसकी, मिनिमम इंटेंसिटी की है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 सेकंड में ऑसिलेशन। तो 1 सेकंड में ऑसिलेशन मतलब क्या है, यहाँ पे 1 सेकंड में कौन ऑसिलेट कर रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी। यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार मिनिमम इंटेंसिटी आपकी मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी वो होगा आपका मॉड में F2 - F1 या आपका F1 - F2। तो उसी को मैंने लिखा है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा इज इक्वल टू 1/F2 - F1। 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में टाइम इंटरवल कितना है बच्चों, 1/F2 - F1 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मिनिमा ऑब्टेन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू मॉड ऑफ F1 - F2। मॉड लगाया जा रहा है क्योंकि इस केस मान लो F2 मान लिया, कोई जरूरी थोड़ी F2 बड़ा F1 बड़ा हो सकता है। तो जो बड़ा में से छोटा आप घटा दो आपकी बिट फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब बिट फ्रीक्वेंसी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कुछ नेगेटिव नहीं होगी। तो बिट फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी आ गया मॉड ऑफ F1 - F2। तो तुमको अभी बिट फ्रीक्वेंसी क्या हुआ तुमको अच्छे समझाया गया। लेकिन अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुमको ये 5 मिनट का टॉपिक था, बस ये तुमको पता जो कि बिट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, दैट्स इट। अगर 2 सोर्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी एक की F1 है एक की F2 है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लो, वही आपकी बिट फ्रीक्वेंसी है। इसी पे सारा न्यूमेरिकल्स लग जाएगा। लेकिन तुमको ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुमको डिटेलिंग करना जरूरी था। तो बिट्स क्या आपका, बिट्स में क्या होता है, इंटेंसिटी वेरीज करती है आपके टाइम के साथ बनेगी। यानी कि एक बात तो मैक्सिमम इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरी करेगा, मिनिमम इंटेंसिटी भी टाइम के वेरी के साथ करेगा। टाइम इंटरवल क्या होगा, 1/F2 - F1 होगा, चाहे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो चाहे मिनिमम इंटेंसिटी हो। लेकिन बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मॉड में F2 - F1 या मॉड में F1 - F2, यानी कि बड़े में से छोटा घटा दो, इतनी बात है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डिस्कशन समझ में आएगा तभी तुमको न्यूमेरिकल्स हिलेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। हालांकि सिंपल ही न्यूमेरिकल्स रखते हैं लेकिन प्लस माइनस का फर्क आता है। तो पहले तो सोच समझ लो फिर नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा अभी। ध्यान से देखो, अगर ये मान लो तुम्हारा क्या ट्यूनिंग फॉर्क है ना, तुमको ट्यूनिंग फॉर्क ऑलरेडी मैंने क्या रखा है, समझा रखा है। ये बोलते हैं हैंड बोलते हैं इसको, और इसको आर्म बोलते हैं, या फिर तो फॉर्क ऐसे कुछ मैंने तुमको समझाया था। ये यू शेप का स्टील होता है, इसको थोड़ा भी आप क्या करोगे, ये बेसिकली क्या होता है, ऊपर में पतला होता है, ठीक है ना, और नीचे में थोड़ा चौड़ा होता है। ऊपर में क्या होता है, पतला होता है।
तो ये तुम्हारा यूज पर जैसे तुम इसको आप थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये क्या होगा, ऑसिलेट होना चालू हो जाएगा, मतलब इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको। ध्यान से देखना, अब इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारी एफ है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, अभी नेचुरली फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर मान लो कि तुमको इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है या घटानी है, तुम चाहते हो कि जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है अभी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मैं चाहता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखना। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो तो क्यों नहीं इसका मास तुम कम कर दो, इसका मास कम कर दो। कोई भी भारी चीज़ है तो उसको हिलाना 1 सेकंड में वो ऑसिलेशन ज़्यादा देगा, ये कोई हल्की चीज़ करेगी, तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मास कम करना पड़ेगा। मास कम करना पड़ेगा तो क्या, इसका जो भी स्टील का बना हुआ है, जिससे भी बना है, उसको थोड़ा सा वहाँ से घटाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, किसी भी चीज़ रफ चीज़ से लेकर उसको घिसना चालू करोगे, उससे बोलते हैं फाइलिंग बोलते क्या बोलते हैं, घिसना को बोलते क्या, फिजिक्स के टर्म बोलते हैं फाइलिंग बोलते हैं। फाइल कर रहे हो उसको घिसोगे तुम, उसको जब घिसोगे तो जो भी इसका मास है कम होना चालू हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फाइलिंग के बाद क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। इतनी बात है। अगर तुम फ्रीक्वेंसी इसकी क्या करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, अभी जो भी फ्रीक्वेंसी चाहते हो कि ये कम फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कम ये ऐसे करें, घटाना चाहते हो, तो इसका मास तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई हैवी चीज़ होती है तो वो ऑसिलेट कम करेगी, है ना। तो यानी कि इसका मास बढ़ाने का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैक्स से इसको लोड कर देते, तो यानी कि जब भी इस पर वैक्स हटा दोगे तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मान लो वैक्स समझ रहे हैं, मोमबत्ती थोड़ा सा आपने गिरा दिया मोमबत्ती का वो, तो तुम्हारा इसका मास बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। अगर तुम ये चाहते हो कि कैसे याद रखो, तो इसका एक तरीका है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, 1/2π√k/m, ऐसे कुछ सीखा है तुमने SHM में। तो तुमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/√m, मास के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मास तुम बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और मास घटा दोगे फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। वैक्स, जब आप वैक्स से इसको लोड करोगे तो मास को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो मास जब बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। फाइलिंग करने का मतलब क्या, मास को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, मास को जब घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप याद करना चाहो तब भी ठीक है, नहीं याद करना चाहो तो तुम्हारे पास लॉजिक मैंने दे दिया, तो ये लॉजिक याद रख लो, सारा काम हो जाएगा। तो कल को अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दिमाग में रख लेंगे, सर ने आपको बताया था SHM का कॉन्सेप्ट यूज किया था कि फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√k/m, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बिल्कुल सही भी बात है यार, कोई हैवी चीज़ को लो ना, वो 1 सेकंड में बहुत कम करेगी, लेकिन बहुत ही हल्की चीज़ तो 1 सेकंड बहुत तेज करेगी। तो जिसका मास कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी कि तुमको किसी चीज़ का फ्रीक्वेंसी कम करना है तो मास बढ़ा दो। तो आप मास कैसे बढ़ा सकते हो, इससे मास तो ऐड नहीं करो, वैक्स से हम लोग क्या वैक्स इस पर डाल देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। और मास तुम को फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो मास को क्या करो, घटा दो। मास कैसे घटाओगे, फाइलिंग करोगे, इसको रब करके क्या करोगे, इसके मास को कुछ हटाओगे, तो ये तुम्हारी बात होगी, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। ओके, तो तुम्हें लिखना नोट करके तो लिख सकते हो कि when tuning fork is loaded with wax then its frequency decrease। when tuning fork is loaded with wax, समझ रहे हो, वैक्स से लोड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लिख लो, when tuning fork is loaded with wax then its frequency decreased, नोट करके। सेकंड पॉइंट लिख लो, frequency of tuning fork is increased after filing the side of tuning fork। बोले frequency of tuning fork is increased after filing the side of tuning fork। ये साइड बोलते हैं ना, और भी बोलते, प्रोंक बोलते हैं शायद, इसको साइड बोलते हैं या प्रोंक, ये टर्म बहुत कम यूज होता है तो इसलिए मेरे को याद नहीं, साइड बोल सकते हो। इसके साइड को फाइल करना चालू कर दो तब भी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। तो लिख लो, लिखना है तो लॉजिकली आपको याद है, लिख लो तो बेहतर ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पर और यहीं पे टॉपिक खत्म हो जाए। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। पहली बार बीट फ्रीक्वेंसी कब जनरेट होगी, बीट की फिनोमेना, बीट क्या फ्रीक्वेंसी, बीट क्या एक फिनोमेना है, वो कब डेवलप होगी, जब आप 200 साउंड वेव लोगे जिसके एम्पलीट्यूड सेम हो और स्लाइटली डिफरेंट का फ्रीक्वेंसी में, तो उसकी सुपर इम्पोज से तुम्हें क्या सुपर इम्पोज करना पड़ेगा तभी मिलेगी, यानी कि सुपर इम्पोज होगा तभी, जब दोनों मिलेगी तब मिलेगी, है ना। सुपर इम्पोज से इंटरफेरेंस हो तभी मिलेगी आपको, सुपर इम्पोज होगा 2 वेव, चाहे आपकी बीट्स हो तभी 2 वेव सुपर इम्पोज होगी तभी मिलेगी, चाहे स्टैंडिंग वेव हो तो जब 2 वेव आपकी ओवरलैप हो या सुपर इम्पोज होगी तब मिलेगी। लेकिन कंडीशन है दोनों को ओवरलैप होने की। इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और स्टैंडिंग में क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तब आपको होगा। बीट्स में क्या है कि सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, और क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपकी स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तीनों के एक साथ स्टडी करो, क्योंकि तीनों में सब कुछ सेम ही ले रखा है मैंने, बहुत कम ही
बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए तीनों को मैं डिफरेंस क्रिएट करना यहाँ पर जरूरी समझता हूँ। इंटरफेरेंस में क्या है, वहाँ पे भी इंटेंसिटी वेरी करेगी पर वो आपके टाइम के साथ नहीं करेगी। यहाँ पे बिट्स में क्या होगा, इंटरफेरेंस वेरी करेगी टाइम के साथ, और मैंने तुमको प्रूफ करके दिखा भी दिया है। तो ये बात थी बीट फ्रीक्वेंसी की, इंटरफेरेंस की, बीट की थी, इंटरफेरेंस की और स्टैंडिंग वेव की थी। ओके, अब क्या है, तुमको समझ में आ गया बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर तुम बस को एकदम फाइनल वर्ड सीखना चाहते हो पूरे चैप्टर में, तो बीट जो न्यूमेरिकल के पॉइंट से बता रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से कुछ बनते हैं, तो देखो जो बता रहा है 2 पॉइंट बस उससे याद रखो। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी 2 सोर्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, बड़ी माइनस छोटी मॉड में है। दूसरा याद रख लो कि आपकी फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब आप फाइलिंग करोगे, जब मास को घटाओगे, और आपकी फ्रीक्वेंसी कब घटेगी, जब वैक्स से लोडेट करोगे। इतनी बातें क्लियर है तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएगा। तो पेन न्यूमेरिकल्स लिख देता हूँ और यहाँ पे आप लोग नोट कर लो इस चीज़ को। ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन से समझना है, इसी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से बिल्कुल सुनो। बोला ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। एक ट्यूनिंग फॉर्क है बच्चों, वो वाइब्रेट कर रहा है 100 हर्ट्ज से। मैंने बना कि ये ट्यूनिंग फोर्क है और इसको नाम दे दिया मैंने ए दे दिया। इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कौन सी फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? अगर फाइलिंग करोगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वैक्स से लोडेड करोगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगी। इतनी बात क्लियर है। बोल रहा है कि व्हेन अनदर ट्यूनिंग फॉर्क इज साउंडेड साइमल्टेनियसली, माने इसको तो डिस्टर्ब मान लो कर लो, साथ साथ में इसको भी कर रहे हो, दोनों में। तो बोल रहा है कि देन 4 बिट्स आर प्रोड्यूस। 4 बिट्स कितना बच्चों हो रहा है प्रोड्यूस? 4 का हो रहा है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हो तो ऐसे सोचो कि इन दोनों में, दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो गैप है फ्रीक्वेंसी का वो 4 है। बेहतर होगा बिट्स इक्वल टू 4 को आप ऐसे सोचो कि दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी में गैप जो 4 का होगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ओके, तो 4 का गैप होगा। अब ध्यान रखना 4 का गैप कैसे होगा, या तो आपका 104 बने या 96 बने। तो जो मैं तुमको सिखाया था वो तुम कर लो कि तुम्हारे पास अगर कोई सोर्स ए है और दूसरा सोर्स अगर आपको बिट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो क्या करो, एक बार तो क्या करो, उस बिट्स को क्या करो, ऐड कर दो, और एक बार क्या करो, घटा दो। तो अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना बन जाएगा, 104 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 96 बन जाएगा। तो यही 2 पॉसिबिलिटी है। तुम देख लो, उल्टा चल के देख लो। अगर बी की या तो फ्रीक्वेंसी 104 हो सकती है, या तो बी की फ्रीक्वेंसी 96 होती है। बी की फ्रीक्वेंसी 104 ले लो और ए की कितनी, 100 तो फिक्स ही है। तो 104 में से 100 घटाओगे तो 4 ही आएगा बिट्स। बिल्कुल सही। बिट्स क्या है आपका, बिट्स बोला जाए या बिट्स फ्रीक्वेंसी बोला जाए, दोनों बात एक ही, जनरली बिट्स बोला जाता है। तो दोनों का बिट्स के जो गैप है आपका फ्रीक्वेंसी कितना, 4 है, दैट में बिट्स क्या हो गया, 4 हो गया। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि बी की कितनी आ जाए, 96 हो जाए, बी की क्या हो जाए, 96 हो जाए, और ए की तो 100 है, तो 100 माइनस 96 कर लोगे तभी भी क्या 4 है। तो उल्टा भी करके देख लो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको किसी भी सोर्स की या ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एक की पता है और दूसरे की बीट पता हो बस ओनली, तो दूसरे का मैं 2 अनुमान लगा सकता हूँ। दोनों में सब क्या सही, दोनों में से कौन क्या होगा, एक कंडीशन ऑन मेरे को देनी पड़ेगी। पर मेरे को यहाँ तक क्लियर है कि एक की तो ट्यूनिंग फोर्क 100 है, बी का मेरे को दे रखा है बिट्स, दोनों के जो गैप है फ्रीक्वेंसी मतलब बिट्स कितना है, 4 है। तो मैंने यहाँ से अंदाजा लगा लिया कि बी का या तो 104 होगा या तो बी का 96 होगा। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगला सेंटेंस क्या बोला, अगला सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन होने वाला है। मैंने बी का तो अंदाजा लगा लिया कि क्या क्या होने वाला है यहाँ से। देन 4 बिट्स आर प्रोड्यूस। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। बोला कि ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज व्हेन अनदर फिर ट्यूनिंग फोर्क इज साउंडेड साइमल्टेनियसली देन 4 बिट्स आर प्रोड्यूस। दोनों के एक साथ डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इसका तो 100 हर्ट्ज है, इसका तो पता नहीं, तो पर बोल बस इतना बता दे कि फ्रीक्वेंसी में गैप क्या है, 4 है। ऐसे समझे, दोनों के एक साथ डिस्टर्ब किए। ठीक है। when some mass is added to the tuning fork of 100 हर्ट्ज। बोल रहा है कि जो 100 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फोर्क है, मतलब क्या ट्यूनिंग फोर्क ए है, इस पे कुछ मास क्या करा, ऐड कर दिया जा रहा है। मास इज एडेड कर बोल सकता है, या ये बोल सकता है कि व्हेन इट इज लोडेड विथ वैक्स। ये भी क्वेश्चन में नेक्स्ट आ सकता है। तो आपको सीधे मास के टर्म बात करे या वैक्स के टर्म बात कर सकता है, या तो बोले कि मास घटा दिया जा रहा है या तो फाइलिंग किया जा रहा है, दोनों वर्ड यूज हो सकता है। तो तुमको पता है कि मास जब ऐड करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ घट जाएगी। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, समथिंग कुछ ना कुछ तो कम होने वाली बातें हैं। तो 100 माइनस DF हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि ऐसे ना डील करो, क्योंकि DF से डील करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्यों ना एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, वैल्यू एक ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो बेहतर एक वैल्यू ले लो, मान लो कि वो कम होकर 100 से कम होकर क्या होगा, 99 हर्ट्ज हो गया। एज्यूम को आंसर सही आएगा।
आपने मास से जब इसको लोडेड कर दिया, मतलब मास इसका इंक्रीज कर दिया, तो मेरी फ्रीक्वेंसी 100 से कुछ कम हो जाएगी। मैंने एज्यूम कर लिया, एक नंबर एज्यूम कर लिया, वो 99 हर्ट्ज हो गए। अब ध्यान देना, उसके बाद क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि when some wax या when some mass is added to the tuning fork of 100 Hz then bits frequency decrease। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। then bits frequency क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपकी बिट्स फ्रीक्वेंसी अब वाली केस में क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अब मैंने मान लिया कि इसका जब आपने मास इंक्रीज करा दिया तो 99 हर्ट्ज हो गया। अब मैं इस सारा कैलकुलेशन इस पे करूंगा, तो ए की फ्रीक्वेंसी मैंने मान लिया 99 हर्ट्ज है और बी का तो जो है वही है, मेरे को पता नहीं है। लेकिन अब बोल रहा है कि बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट गई है। बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट गई है। बिट फ्रीक्वेंसी जो इसके नए वाला जो है बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज की गई है। अब ध्यान से देखो, बिट्स फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो गैप है वो कम होना चाहिए, घट होना चाहिए। तो एक काम करो, अभी उस कंडीशन में छोड़ दो। पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ए की फ्रीक्वेंसी 99 हर्ट्ज हो गई है और बी के पास दो है, एक तो 104 196, तो दो केस निकालो बिट्स के लिए नया वाला। तो एक तो आपका बन जाएगा 104 - 99, ये भी पॉसिबल है। और या तो तुम 90 एक इसके साथ ले लो बिट्स फ्रीक्वेंसी गैप और एक इसके साथ ले लो, तो 99 माइनस क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये फ्रीक्वेंसी गैप है। फ्रीक्वेंसी गैप मतलब क्या, मैं बेसिकली बिट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 104 में से 99 जाए तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, और 99 में से 96 जाएगा कितना होगा, आपका 93 हो जाएगा। तो अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो तो बी की फ्रीक्वेंसी 104 एज्यूम कर रहे हो, और एक तो 99 मैंने मान ही रखा है, ठीक है ना, ये तो फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। अगर बी की फ्रीक्वेंसी 104 रख रहे हो तो जो 104 में से 99 का जो डिफरेंस है 5 आएगा, यानी कि बिट्स फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ जा रही है, 5 आ जा रही है। एक तो ये हो गया कंडीशन। अगर बी की दोनों कंडीशन ले, बी की फ्रीक्वेंसी 96 ले रहे हो, तब देख रहे हो कि ए और बी में कितना बिट्स आएगा, यानी 99 में से 96 कितना 3 आ रहा है। तो तुम देख रहे हो कि अगर मैं बी की फ्रीक्वेंसी 104 काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास बिट्स जो आ रहा है 5 आ रहा है। अगर मैंने बी की फ्रीक्वेंसी 96 में कंसीडर कर रहा हूं तो बिट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है नए वाले केस में, है ना। इसी से मैं इससे नहीं देख रहा हूं, मैं इससे देख रहा हूं। तो तुम मेरे को भी बता दो कि इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी गैप किस में कम है, तीसरा इसमें कम है, एक में 5 एक 3 में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बिट्स किसका कम है, इस वाले कम है। ये कब मिला है आपको, 3, जब आपने काउंट किया 96 माना है बी की, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बी का 104 मानोगे फ्रीक्वेंसी तो जो बीट्स हो जाएगा वो ज्यादा आ रहा है, 5 आ रहा है, और जब 96 माने तो कम आ रहा है। वो कैसे हमें 3 लिया, तो कम क्यों लेना है, क्योंकि इसमें बोल रखा है साफ साफ कि बिट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर अदर ट्यूनिंग फोर्क। तो अदर ट्यूनिंग फोर्क जो होगा उसका आंसर आएगा 96 होगा, तो बी की जो फ्रीक्वेंसी होने वाली 96 हो गई। तो ये कंडीशन है आपको, ठीक है ना। तो शायद तुमको इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते जब तुम्हें बिट्स का मतलब नहीं होता। बिट्स को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको पूरे फिजिक्स कभी भी क्वेश्चन आता है बिट्स का मतलब समझना आपकी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब भी आप मास इंक्रीज होगा यानी कि वैक्स लोडेड होगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, मास डिक्रीज यानी कि फाइलिंग की जाएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये नहीं दिया होता कि मास ऐड करने पे फ्रीक्वेंसी घट रही, बिट्स घट रही, तो शायद आप आंसर नहीं कर पाते। एक कंडीशन से बस इसका अंदाजा ये लगा पाते पहले वाले से कि या तो 104 होगा या तो 96 होगा, लेकिन जब दूसरा कंडीशन फिट हुआ है तब मेरे को कंफर्म हो गया कि 96 ही होने वाला है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे बिट्स की कहानी खत्म होती है। अब एक ही टॉपिक बचा है अपना नेक्स्ट, डॉपलर इफेक्ट, और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपन उससे कल कंटिन्यू कर लेंगे।